हे ऑल, बच्चों की डिमांड और जरूरत को देखते हुए मेरे पास कुछ स्पेयर वीडियोस थे जिससे हम लोगों ने बढ़िया सी प्लेलिस्ट बनाई है। आई होप यू ऑल लाइक इट। दोस्तों, ये तो बस कॉन्सेप्ट वीडियोस है। इफ यू रियली वांट टू लर्न मोर, वी हैव एक्सक्लूसिवली अपडेटेड यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड कोर्सेज, PYQ inclusive, just for you, tailor made. So download the app now, link in description. Thank you. लाइफ की इस रेस में ऐसी बहुत सारी मोमेंट्स आती है जहाँ पे हम खुद को लो फील करते हैं, और ऐसे भी काफ़ी सारी मोमेंट्स आती है जहाँ पे हमें खुद पे बहुत प्राउड फील होता है। अब वो जो मोमेंट है, क्या वो यही मोमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का स्टैटिस्टिक वाला टॉपिक चल रहा है और आज का जो सब टॉपिक है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है मोमेंट्स। जैसे कि मैंने बोला, ये टाइम वाला मोमेंट अलग है और यहाँ पे जो मोमेंट्स हम लोग सीख रहे हैं वो टोटली अलग रहने वाले। तो एक्चुअल में ये मोमेंट्स होते क्या है मैं बताता हूँ। देखो, आप सभी को पता है स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ डेटा। अब जो आपके पास कलेक्शन है, उस कलेक्शन का जब ग्राफ निकलेगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा तो कर्व आएगी। तो उस कर्व का मीन क्या होगा, वो कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट देयर मीन, फिर वो सिमेट्रिक है, असिमेट्रिक है, या फिर उसकी हाइट ज़्यादा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से या फिर कम है, पीक कितना आ रहा है। तो ये सारे जो कैलकुलेशंस होते हैं, ये सारे जो एनालिसिस होते हैं, ये सारे एनालिसिस किए जाते हैं विद द प्रोसीजर कॉल्ड एज मोमेंट्स। तो अब मोमेंट्स के बारे में हम लोग जब बात करें तो मैं आपको बताता हूँ देयर आर टू टाइप्स इन द मोमेंट्स। तो एक जो मोमेंट है उसका नाम है सेंट्रल मोमेंट, और दूसरी जो मोमेंट है उसका नाम है रॉ मोमेंट। अब सेंट्रल मोमेंट का मतलब है इट इज अबाउट क्या है आपका अरिथमेटिक मीन। क्या आपको पता है ना, अरिथमेटिक मीन का हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, एक्स बार, करेक्ट। और ये जो होता है ना, दिस इज अबाउट एज्यूम्ड मीन, जो कि हम लोगों ने कैपिटली एज्यूम किया हुआ है। अब सर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए ना। ये देखो, म्यू से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग यूज करते हैं म्यू डैश। दिस हैज नथिंग टू डू विथ योर डेरिवेटिव वाला डैश। तो प्लीज रिमेंबर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से। अब ठीक है सर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दिया आपने, अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला कब सिखाओगे? तो चलिए अब ना मैं इसको सेग्रीगेट ही करता हूँ और फिर हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इन जनरल जो म्यू आर का फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। समेशन एफ ऑफ एक्स माइनस कितना है एक्स बार रेस टू आर अपॉन यहाँ पे आता है एन। एन आपको पता है। अब आप पूछोगे सर ऐसे क्यों लिख रहे हो, आप खुद ही देख लो। देखो, इट इज मोमेंट अबाउट क्या बोला है आपका अरिथमेटिक मीन, तो x माइनस कितना आया, x बार आया, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड चीज, म्यू का सफिक्स देख लेना कितना है, r है, तो पार जो होगी वो पार होगी आपकी r। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, जितना सफिक्स उतना वहां पे पार आपको देना पड़ेगा। और n के बारे में तो आपको अच्छे से पता है, नथिंग बट समेशन f इटसेल्फ। तो म्यू आर के बारे में तो हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता चला। अब क्या क्या लोग हम लोग बना सकते हैं, देखो मैं किन किन लोगों को रेडी कर सकता हूँ। जैसे कि लेट्स हैव म्यू जीरो, हेल्प करो अभी म्यू जीरो के लिए। म्यू जीरो दिखाई देगा, समेशन उसके बाद f आएगा, देन देर इज x माइनस एक्स बार होगा, रेस टू जीरो होगा, अपॉन कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब आप बता देना एनीथिंग रेस टू जीरो कितना होता है भाई, 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका समेशन ऑफ f और साथ में यहाँ पे n आएगा। तो n का तो मतलब ही समेशन f होता है, तो कैंसिल आउट होगा। एंड म्यू जीरो का वैल्यू तो आपको यहाँ पे क्या मिलना शुरू हो गया, 1 मिलना शुरू भी हो गया। अब अरे नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है। अब आप पहले तो हमें म्यू वन बता दीजिए। ये देख भाई, म्यू वन के लिए आएगा, ये आएगा x माइनस एक्स बार रेस टू 1 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, n हो जाएगा। तो बता दो, अब ये म्यू वन है, फिर यहाँ पे म्यू टू भी आएंगे। म्यू टू भाई साहब दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से, x माइनस एक्स बार रेस टू 2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा आपका n, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको म्यू 3, म्यू 4, म्यू 5 जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। नाउ द सवाल यहाँ पे ये है कि भाई इसका कुछ हो रहा है क्या। तो देखो रेस टू 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन एफ एक्स करके एक सेट लिख देता हूँ, माइनस यहाँ पे समेशन एफ एक्स बार करके एक सेट लिख देता हूँ। दोनों को इंडिविजुअली n और यहाँ पे भी इंडिविजुअली n कर देता हूँ। तो देखो ये जो पूरा सेट है ना, ये पूरा सेट तो आपको पता ही है, ये आपको किसका आंसर देगा, ये x बार का आंसर देगा। यहाँ पे समेशन f और ये n कैंसिल हो गया, तो x बार माइनस एक्स बार हुआ। और मेरे दोस्त यहाँ पे योर आंसर इन दिस केस क्लियरली केम आउट टू बी कितना आया, 0। तो देखो जो पहले इनिशियल दो लोग है ना, जैसे कि म्यू जीरो इज 1
और μ1 जो है दैट इज 0, दैट यू हैव टू रिमेंबर केयरफुली। देन μ2 μ3 μ4 तो भाई रेस टू 2 है, रेस टू 3 है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सॉल्व करते करते आगे बढ़ भी सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको μ0 μ1 μ2 μ3 इन जनरल μ1 का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता चल चुका है। अब नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है, काम करो आप हमें μr डैश बता दो। अब डैश जैसे ही आता है तो देखो ना रॉ मोमेंट, तो रॉ मटेरियल है तो ओरिजिनल मीन से तो बना नहीं होगा, तो एज्यूम मीन से बना हुआ है। तो इसीलिए जब फॉर्मूला भी लिखोगे यू विल फाइंड इट इज वेरी एक्साइटिंग, जहां पे आपको f और यहाँ पे आएगा x माइनस a होगा, जहां पे यहाँ पे अबाउट x बार होता है तो अबाउट a यहाँ पे होना चाहिए, जो सफिक्स में वो पार में, और यहाँ पे चुपचाप आपको क्या करना है भाई n करना है। तो इजी है ना। अब अगर यहाँ तक भी हम लोग आए तो फटाफट बचे हुए लोग निकाल लेते हैं। μ0 डैश, आप तो हो ही स्मार्ट, बता दो ये समेशन एफ आया, यहाँ पे x माइनस ए आया, रेस टू कितना हुआ 0 हुआ, अपॉन यहाँ पे n आया, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो यहाँ पे समेशन एफ अपॉन n हो गया, भाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपका कितना आंसर आया 1। तो आपको तो पता ही है कैपिटल N क्या होता है, समेशन n होता है, समेशन f होता है। तो μ0 डैश हो गया। अब μ1 डैश के लिए भागते, दिस x माइनस ए का रेस टू 1 अपॉन यहाँ पे कितना आना चाहिए n। चलिए साथ में रहिए, देखते किस तरीके से कैलकुलेशंस आगे बढ़ेंगे। समेशन आएगा, fx आएगा, बाद में n होगा, माइनस समेशन f और साथ में a अलग से, और यहाँ पे आएगा n। तो ये देखो ये सेट तो आपको पता है दिस बिलोंग्स टू x बार, और यहाँ पे कैंसिलेशन होने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा x बार माइनस a। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आपको याद रहनी चाहिए μ1 डैश की। अब सिमिलरली आप μ2 डैश μ3 डैश निकाल सकते हो। यहाँ पे आएगा x माइनस ए ब्रैकेट का स्क्वायर, ये f है। उसके बाद μ3 डैश भी दिखा देना, समेशन अपॉन यहाँ पे हो जाएगा n। हाँ, अब μ3 डैश भी आप बता देना, μ3 डैश कम्स आउट टू बी समेशन ऑफ f x माइनस ए ब्रैकेट का क्यूब अपॉन यहाँ पे हो जाएगा n, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपके सारे के सारे कैलकुलेशन जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अब आप पूछोगे अरे सर क्यों दो लोग सिखा रहे, कर तो हम लोग वही एनालिसिस है। तो आपके पास सेंट्रल मोमेंट और रॉ मोमेंट अगर है तो आप क्या कर सकते हो, मैं बताता हूँ। हमेशा याद रखना जो सेंट्रल मोमेंट बनती है यानी कि म्यू जो बनता है वो बनता है किसकी हेल्प लेके, रॉ मटेरियल। देखो ना, अगर आपको चाय भी बनानी है तो पहले आपको रॉ इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना, तब जाके आपकी चाय बनेगी। तो इसीलिए फाइनल प्रोडक्ट सेंट्रल मोमेंट कब बनेगी, जब आपके सारे के सारे रॉ मोमेंट पिक्चर में आएंगे, यानी कि डैश 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 लोगों से आपका म्यू का ओरिजिनल वर्जन बनता है। बस सिंपल एनालिसिस है। अब अरे सर ऐसा है तो एक काम करो, फिर फॉर्मूला भी हमें बता दो, क्या रिलेशनशिप आता है ये भी हमें सिखा दो। तो चलिए देखते हैं, अब जितने जितने लोग पता है हम लोग देखते हैं। हम लोगों का बेसिक एम रहेगा सेंट्रल मोमेंट को फाइंड आउट करना। अब उसके लिए जब मैं जाऊंगा तो मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीजें रहेंगी। μ0 तो अभी अभी हम लोगों ने देखा 1 आता है, μ1 को हम लोगों ने अभी अभी देखा कितना आता है 0 आता है। तो μ0 और μ1 का मैटर तो आपके सामने ही मैंने क्लोज कर दिया। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे μ0 डैश देखोगे तो वो भी 1 आया था, μ1 डैश जो आया था दैट वाज x बार माइनस है। अब आप ऐसे एक्सप्रेशन बिल्कुल मत दो, यहाँ पे सब वही काम हम लोगों ने किया हुआ है। अब सवाल ये कि इतना बड़ा μ2 लिखने से अच्छा है कि अब किस तरीके से रिलेशनशिप लगती है ये आप प्लीज देख लेना। ये है आपका μ2 जिसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी हिंट भी बता दूंगा। राइट, देखो μ2 का जो फॉर्मूला आता है दैट कम्स आउट टू बी μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर आता है। फिर उसके बाद है μ3 अंकल जिसका आता है μ3 डैश माइनस 3 इंटू μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 इंटू μ1 डैश ब्रैकेट का कितना आएगा, क्यूब आएगा। और फिर आता है μ4 जहाँ पे हम लोगों को μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश करना है, प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश का ब्रैकेट स्क्वायर करना है, और यहाँ पे माइनस आएगा 3 और यहाँ पे μ1 डैश रेस टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बोलोगे अरे सर क्या खतरनाक वाले फॉर्मूले, कौन इतना सब कुछ याद रखेगा। भाई मैं किस लिए हूँ, मैं आपको हिंट बताने वाला हूँ हर एक चीज़ का। आपको बस तरीके से ख्याल रखना है किस तरीके से सर जा रहे हैं और क्या ट्रिक बता रहे हैं। राइट, तो देखो मेरी तरफ से मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि क्या करना है। देखो सबसे पहले तो μ0 1 μ1 0 ये आपको सही से याद रहा होगा। अब मैं जाता हूँ μ2 μ3 μ4 को, इसको ब्रेक कर करके आपको याद रखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, आप जो भी सेंट्रल मोमेंट लोगे, ट्रिक है अभी, जो भी सेंट्रल मोमेंट लोगे उसकी शुरुआत उसी के रॉ मोमेंट से करो, यानी कि खुद ही देख लो। अब जबकि मुझे μ2 डैश शुरू करना, सॉरी μ2 के बारे में बात करनी है, आई एम सॉरी मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको μ2 के बारे में बात करनी है तो आपको हमेशा शुरुआत μ2 डैश से ही करनी पड़ेगी, इज योर फर्स्ट स्टेप।
अब μ3 से अगर आपको बात करनी है तो μ3 से आपको शुरू करना है तो μ3 डैश से शुरू करो। सो μ4 के लिए कैलकुलेट करना है तो μ4 डैश के लिए शुरू करो। तो ये पहला तो एलिमेंट आपको क्लियरली पता चला। अब उसके बाद आपको असेंडिंग पार से नीचे नीचे आना है, मतलब कि आपको अब नंबर्स क्या करना है, सॉरी पार नीचे नीचे करते हुए जाना है। तो μ2 के बाद आप नीचे आओगे तो आपकी पार जो है वो μ1 के हिसाब से सफिक्स दिखाई देगा, तो यहां पे आएगा आपका μ1 डैश। सिमिलरली यहाँ पे आएगा μ2 डैश, सिमिलरली यहाँ पे आएगा μ3 डैश, μ2 डैश और यहाँ पे μ1 डैश। सिमिलरली यहाँ पे μ1 डैश भी आएगा। देखो मैंने असेंडिंग बोला था तो गलत है, डिसेंडिंग पा रही है तो नीचे 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 आ रहा हूँ मैं। तो देखो μ0 पे नहीं आना है, μ2 डैश, μ1 डैश, μ3 डैश, μ2 डैश, μ1 डैश, μ4 डैश, मू3 डैश, μ2 डैश है और μ1 डैश। तो सारे लोगों तक हम लोग आए। अब मैं बताता हूँ, जैसे जैसे आप एक एक टर्म बढ़ाते हो हर टर्म में आपको एक कूपन लगाना है, और जो कूपन है वो है खुद μ1 डैश का। तो हर एक आपके टर्म में एड ऑन करते लेके जाइए किसको, μ1 डैश को। तो देखो यहाँ पे μ3 डैश है, नेक्स्ट स्टेप गए तो μ1 डैश लगा, नेक्स्ट स्टेप गए तो μ1 डैश का क्या लगना चाहिए, स्क्वायर पहले का और अभी का आना चाहिए ना साथ में। सिमिलरली देखो यहाँ पे μ1 डैश चिपकेगा, यहाँ पे μ1 डैश का स्क्वायर चिपकेगा और यहाँ पे μ1 डैश का क्या लगेगा मेरे दोस्त, क्यूब लगेगा। आपको समझ में आया मैंने क्या किया? अब अरे सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब अगर आपको इसको टोटल इन टोटालिटी लिखना है तो यू विल बी राइटिंग दिस एज μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर। चेक करो, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। यस, नेक्स्ट μ3 डैश μ2 डैश μ1 डैश, क्या बात है। और यहाँ पे μ1 डैश का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी μ1 डैश का रेस टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ट्रिक तो क्लियर है भाई। अब सवाल है कि ये जो कोएफिशिएंट्स है वो कैसे याद रखे। तो मैं आपको कोएफिशिएंट्स की भी ट्रिक बताता हूँ। देखो जब भी कभी आप कोएफिशिएंट्स पे ट्रिक पे काम करोगे ना तो आपको एक बहुत छोटी सी चीज याद रखनी है। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 देन देयर इज 1 4 6 4 1। ये ऐसा कुछ आपको कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा होगा, मैं याद दिला देता हूँ। इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। ये बस आपको हिंट के लिए बता रहा हूँ। ये अगर पास्कल्स का ट्रायंगल है तो आपको कौन सी चीजें याद रखनी है बताता हूँ। आपको क्या करना है पता है, जो लास्ट दो है ना, जैसे कि अभी है ही दो, तो लास्ट दो लोगों का आपको बस क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करते 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 नंबर्स बताने। जैसे कि ये 2 - 1 है तो इसका 1 हो जाएगा, ये 3 - 1 है तो इसका 2 हो जाएगा, ये 4 - 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बोलोगे सर क्या यार, किसके साथ कैसे कोरिलेट कर रहे हो, रुको भाई देखो। अब मुझे बता, यहाँ पे पहला एलिमेंट तो आपका कौन है भाई, 1। 2 - 1 करोगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आई विल चेंज द कलर एंड आई विल शो इट टू यू कि मैं किस तरीके से दिमाग लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, जो मुझे यहाँ से हिंट मिली। रुको, अब नहीं सर आगे क्या होगा, देखो ये 1 है, ये 3 है, और ये 3 में से एक चला गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे आया 1 3 और इसके बाद क्या आएगा 2, और उसके बाद देखो 1 4 6 और उसके बाद क्या आना चाहिए मेरे दोस्त, 3। तो ये रहा 1, देन देयर इज 4, देन देयर इज 6 और यहाँ पे आया आपका 3। आप चेक कर लेना, यही आपके कोएफिशिएंट थे। तो भाई छोटी मोटी ट्रिक तो मैंने बता दी। और अगर आपको लग रहा है क्या सर कौन इसको याद रखेगा, तो भाई आप ना इसको लिख लो, बुक बंद करो, रट्टा मारो, अच्छे से मगअप करो, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर सम जरूर आने वाला है। एट एनी कॉस्ट, चाहे वो मेरी ट्रिक हो या आपकी ट्रिक हो, आपको ये फॉर्मूले जरूर आने चाहिए। और फिर क्या है, फिर तो अल्टरनेट प्लस माइनस से लाइफ बनती है अपनी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो अब इनको सभी लोगों को, ये जो कलरफुल वाले फॉर्मूलेज आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर आप क्लब करोगे तो ऑब्वियसली आपको यही μ2, यही μ3 और तो और यही μ4 मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, μ0 अंकल का वैल्यू जो आया हुआ है दैट इज 1, μ1 का कितना आया 0, μ2 का आंसर पता है आपको, μ3 हम लोगों ने निकाला, μ4 भी हम लोगों ने देखा। तो भाई मेरे ये थे हम लोगों के स्टैंडर्ड फॉर्मूला। लेट मी टेल यू समथिंग, आप कोई भी सम करो जो कि मोमेंट से रिलेटेड होगा, वहां पे आपको इन चारों फॉर्मूलाज को रादर μ1 μ2 μ3 μ4 4 सेंट्रल मोमेंट निकालने के लिए आपको हमेशा पूछा जाता है। सो इंपॉर्टेंट है कि आपको रॉ मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए भाई।
जैसे रॉ मटेरियल जब तक नहीं आएगा फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोगों को काम करना है। बोलोगे सर और भी कुछ नीचे लिखा हुआ है, रुको दिखाता हूँ आपको। पहले तो ये सब कुछ क्लियर है क्या? देखो नोटबुक अगर आपके पास है तो प्लीज सारे के सारे फॉर्मूले एक बार प्लीज देखना, ट्रिक्स देखना, याद रखना, कुछ भी हो 2 बार 3 बार ये आप लोग एक बार लिख लो। सम्स के टाइम पे भी मैं इसको हमेशा लिखते जाऊंगा सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो। उसके बाद है स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो अगर कोई ग्राफ है, राइट, अगर कोई ग्राफ किसी की सिमेट्री ठीक ना हो तो इस केस में वो असिमेट्रिक होता है। तो आपके ग्राफ के एनालिसिस में सिमेट्री टुवर्ड्स राइट हैंड साइड है, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि असिमेट्रिक अगर है तो आपको स्क्यूनेस के हिसाब से उसका आंसर जो है वो दिखाना पड़ता है। तो हमेशा देयर इज अ फॉर्मूला फॉर स्क्यूनेस। मैं अभी बाकी नहीं लिख रहा हूं, ये देखो 3 इंटू क्या लिखा हुआ है, मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मीन आपको पता है, मीडियन आपको पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता है। भाई मेरे ये मैंने आपके स्टैटिस्टिक्स के सबसे पहले लेक्चर में ऑलरेडी सिखाया हुआ है, एक बार प्लीज देख लेना। अब सवाल ये कि हमें क्या पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पता होना चाहिए जो कि आता है बीटा 1 और जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हो मेड अप ऑफ μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। अब ये कौन लोग है? ये μ3 अंकल पहले ही थर्ड सेंट्रल मोमेंट है और μ2 अंकल है सेकंड सेंट्रल मोमेंट। एक बार का सेंट्रल मोमेंट आ जाए तो इनके सारे लोगों के आंसर जो है वो आ जाएंगे। तो मैं वापस बता रहा हूँ ये कब चेक होता है, ये हम लोगों को लगता है इन ऑर्डर टू चेक सिमेट्री। अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो वो कितना सिमेट्रिक है आपके जो भी मीन वैल्यू है उसके हिसाब से, तो वो बताने का काम जो है वो आपका स्क्यूनेस करता है। अब अरे सर ये कुर्तोसिस नाम की भी एक कॉन्सेप्ट दिखाई दे रही है, क्या रहेगा कुर्तोसिस? तो मैं बताता हूँ। अभी आपने हॉरिजॉन्टल चेक किया कि सिमेट्री किस तरीके से वर्कआउट होती है, लेकिन ऐसा आपको हो सकता है जब आप सम्स को वर्कआउट करो तब। जस्ट हैव अ लुक एट इट, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक काम करते हैं ना, इसको मैं ना डायरेक्टली ग्राफ में दिखा देता हूँ। जस्ट हैव अ लुक। अब ना ये अपना बेसिक ग्राफ, अब इसको अपन चेंज करते हैं। लेट्स मेक इट हाइटेड एंड लेट्स मेक इट कुछ इस तरीके से। देखो आपको अभी क्या दिखाई दे रहा है, आपको देखो ये जो ग्रीन कलर का जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वो अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करूँ तो डोंट यू थिंक सो कि उसका पीक अगर बढ़ गया, हाइट बढ़ गई तो ये ब्लू कलर का ग्राफ दिखता है और हाइट कम हो गई तो ये आपका रेड कलर का ग्राफ दिखता है। तो पीकेडनेस मतलब पीक वैल्यू जो है वो कितनी कम ज्यादा हो रही है, ये दिखाने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है? कुर्तोसिस की जरूरत पड़ती है। बोलोगे सर फॉर्मूला क्या है कुर्तोसिस का? मैं बताता हूँ ना आपको। कोएफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस की एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग बीटा 2 को फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी वही काम है मेरे दोस्त। आपको सेंट्रल मोमेंट्स एक बार सही से आ जाए ना तो आप इसको बस सब्स्टिट्यूट करो, यू कैन गेट योर आंसर्स। अब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, देखो ये जो है ना, ये इनको नाम दिए गए, तो ये मैं कैसे कैसे नाम है ये मैं बताता हूँ। ये जो पहले आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं ना, पहले उन पे काम करते हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं ना, वो जो है ना उसका जो है ना बीटा 2 जो है दैट इज इक्वल टू कितना है 3 है। अब जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ना उनका बीटा 2 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, और जो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं उनका बीटा 2 जो है ना दैट इज लेस देन कितना है 3। अब बोलोगे क्या चल क्या रहा है भाई, ये मैं कोएफिशिएंट ऑफ किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कुर्तोसिस के बारे में बात करो जो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। अब देखिए याद कैसे रखना है। देखो अगर आपका बीटा 2 ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब लार्ज, तो लार्ज वाला कुर्तोसिस में आपको आपके इस पर्टिकुलर वाले ग्राफ का जो आंसर आएगा दैट वुड बी एल, यानी कि लेप्टोकुर्तिक के हिसाब से आप इसको याद रखोगे। आई रिपीट, यू विल बी रिमेंबरिंग दिस एज टू बी लेप्टो, लार्ज एल, इस हिसाब से याद रखो। अब बीटा 2 इज इक्वल टू 3 है दैट इज मीडियम, तो इस केस में आप उसको एम यानी कि एम मेसोकुर्तिक के हिसाब से याद रखोगे। एंड द लास्ट वाला बंदा, ये तो क्या है भाई, ग्राफ ही पूरा का पूरा फ्लैट है, फ्लैट, तो इसीलिए इसको याद रखने के लिए यू विल बी नेमिंग दिस एज प्लेटोकुर्तिक। बस मैंने मेरे हिसाब से आपको ट्रिक बता दी, जस्ट देख लेना ये 3 नाम आप किस तरीके से याद रख सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन मर्ज करो, ग्रेटर देन 3 होगा तो लेप्टो, लेस देन 3 होगा तो प्लेटो, और इक्वल टू 3 होगा तो मेसोकुर्तिक। सो दिस इज हाउ वी गो फॉर द एनालिसिस। उसके बाद आपका एलिमेंट आएगा वेरिएंस का, तो ये तो बहुत ही अच्छा एलिमेंट है भाई। वेरिएंस हम पहले भी देख चुके हैं, अब जब यहाँ पे वेरिएंस की बात आएगी तो जो भी आपका सेकेंड सेंट्रल मोमेंट रहेगा दैट विल बी
कंसिडर्ड एज योर वेरिएंस। तो बहुत इजी है सेकंड सेंट्रल मोमेंट। अब इसी सेकंड सेंट्रल मोमेंट का अगर आपने अंडर रूट ले लिया तो आपको जो मिलता है दिस इज नथिंग बट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सारे कैलकुलेशन आप सही से कर सकते हो। एक और मजेदार चीज बताता हूँ, आपने शायद नोटिस की नहीं की मुझे पता नहीं, लेकिन आपने अगर यहाँ पे देखा होगा एक और एलिमेंट जो एमसीक्यूज में बहुत आता है, म्यू1 डैश इज इक्वल टू क्या लिखा है देखो x बार माइनस a। तो इसको भी याद रखो आप लोग कि जब सम्स करोगे तो शायद आपको लगेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाहिए तो म्यू0 डैश आता है 1, म्यू1 डैश जो है दैट इज x बार माइनस a। तो ये आपको थ्रू आउट द जर्नी याद रखना पड़ेगा, म्यू0 डैश इज इक्वल टू 1 एंड म्यू1 डैश इज इक्वल टू x बार माइनस a। तो चलो अगर आपकी कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरीके से क्लियर है तो हम लोग जाते हैं किस तरीके से सेंट्रल मोमेंट और आपके बीटा 1 बीटा 2 के एलिमेंट फाइंड करने होते हैं ये देखने के लिए। सम नंबर 1, the first 4 moments of a distribution about the value 5 are 2, 20, 40 और 50 दिया हुआ है। अब ऑब्टेन करना है हम लोगों को फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा 1 की वैल्यू और बीटा 2 की वैल्यू। तो पहले तो ना वर्ड प्रॉब्लम की यही दिक्कत होती है कि क्या दिया है वो जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो देख लो अबाउट द वैल्यू जब बोला जाता है तो हमेशा याद रखना वहां पे एज्यूम मीन की वैल्यू दी है जो कि कितनी है 5। अब ये लगेगा या नहीं लगेगा आगे जाके देखेंगे। अब आपको 4 मोमेंट्स दिए हुए हैं तो ऑफ कोर्स ये कौन सी मोमेंट्स रहेंगी, रॉ मोमेंट्स रहेंगी। अब रॉ मोमेंट्स को किस तरीके से लिखा जाता है तो आप सभी को पता है, म्यू1 डैश की वैल्यू है 2, देन देयर इज म्यू2 डैश दैट हैज बीन गिवन व्हिच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, देन देयर इज म्यू3 डैश जो कि आप लिखोगे 40 एंड देयर इज म्यू4 डैश जिसकी वैल्यू हम लोगों को दी गई है 50। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला अगर रॉ मोमेंट हम लोगों को पता है तो हम लोगों को सेंट्रल मोमेंट के लिए जाने में कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके सामने, एक एक फॉर्मूला को उठा के वापस यहाँ पे यूज करता हूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि म्यू1 जिसकी वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता है ऑलवेज कम्स आउट टू बी कितना होता है 0। अब बचे हुए 3 मोमेंट्स फटाफट फाइंड कर लेते हैं। म्यू2 का स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद है कुछ, म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश और यहाँ पे क्या था भाई ब्रैकेट का स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूशंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे म्यू2 की वैल्यू दिखना शुरू हो जाएगी। म्यू2 डैश की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट करना है 20 माइनस म्यू1 डैश की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट करना है 2 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे तो मेरी जो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है वो मिल रही है 16। तो अगर इस वैल्यू के साथ जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बॉक्स कर देता हूँ कि मुझे म्यू2 मिल चुका है, कितना मिल चुका है 16। तो देख भाई म्यू1 को बॉक्स कर दिया, म्यू2 को भी हम लोगों ने बॉक्स कर दिया। अब इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट वैल्यू दैट इज नथिंग बट क्या है अपनी म्यू3। फॉर्मूला याद है बताओगे, म्यू3 डैश माइनस 3 इंटू म्यू2 डैश म्यू1 डैश, करेक्ट। देन देयर इज प्लस 2 और यहाँ पे म्यू1 डैश का कितना है मेरे भाई क्यूब। चलिए वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हम लोगों को म्यू3 इज इक्वल टू दिखना शुरू हो जाएगा। म्यू3 डैश की जगह पे लेट्स पुट 40 माइनस 3 इंटू म्यू2 डैश की जगह पे लेट्स पुट 20, उसके बाद म्यू1 डैश की जगह पे अपना वैल्यू था 2, उसके बाद यहाँ पे आएगा 2 और म्यू1 डैश का क्यूब यानी कि 2 का क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे क्यूब। अब ये पूरी वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को भी वापस म्यू3 मिलना शुरू हो जाएगा। चलो कैलकुलेट करो, देखो वैल्यू क्या आ रही है। म्यू3 की जो मुझे वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, तो वैल्यू इन दिस केस कम्स आउट टू बी -64, राइट। अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना सही है तो भाई आपके आंसर्स भी सही आने चाहिए। तो म्यू3 तक के हम लोग आ गए। अब जाते हैं म्यू4 के लिए। चलो बताओ म्यू4 के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, अभी याद है आपको? चलिए देखते हैं। म्यू4 डैश -4 इंटू म्यू3 डैश म्यू1 डैश प्लस 6 इंटू म्यू2 डैश म्यू1 डैश का स्क्वायर एंड देन देयर इज 146 और यहाँ पे था -3 और म्यू1 डैश का रेस्ट टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सारी वैल्यूज तो अब हम लोगों को पुटअप करनी है फॉर्मूला के बाद। तो चलिए म्यू4 इज इक्वल टू, चलिए बताइए म्यू4 डैश की वैल्यू कितनी है अपने पास 50 माइनस 4 एज इट इज। म्यू3 डैश की वैल्यू कितनी है 40, म्यू1 डैश की वैल्यू 2 है, उसके बाद 6 पुट करेंगे। म्यू2 डैश की वैल्यू है मेरे पास 20 और उसके बाद यहाँ पे 2 का दिस हैज टू बी स्क्वायर ना, यही होता है यार। तो अब यहाँ पे इसके बाद देखो ये हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद साथ में यहाँ पे हो जाएगा 3 और म्यू1 डैश रेस्ट टू 4 का वैल्यू जो आ रहा है दैट इज नथिंग बट वापस से 2 रेस्ट टू हम लोग कितना लिखेंगे
4। अब सारी की सारी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको कुछ μ4 आ जाएगा एंड μ4 जो आ रहा है, फाइनल आंसर जो आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी, आपका क्या आ रहा है 162 आ रहा है क्या? तो देख ले भाई, रेड कलर में हम लोगों ने लिख लिया μ1 आ चुका है, μ2 आ चुका है, μ3 और μ4 की भी वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद और क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? सेंट्रल मोमेंट्स तो खत्म हो चुके, नेक्स्ट जाते हैं भाई वेरिएंस के लिए। तो आप सभी को पता है अभी वेरिएंस जो होता है इटसेल्फ क्या होता है, μ2 होता है। μ2 की वैल्यू क्या हमें पता है, ऑलरेडी पता है, तो वेरिएंस की भी वैल्यू हम लोगों के पास आ गई, तो वेरिएंस भी मुझे मिल चुका है, कम्स आउट टू बी 16। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में भी पता है भाई, जो आएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ μ2 रहेगा, अंडर रूट ऑफ 16 यानी कि कितना आएगा 4, तो ये भी आ गया। नेक्स्ट अब जाएंगे β1 और β2 के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। चलो हेल्प करो जल्दी से, वैल्यू क्या आ रही है? सो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज नथिंग बट कितना है β1, फॉर्मूला याद है आपको? फॉर्मूला है μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्या आ रहा है यहाँ पे क्यूब। चलिए μ3 की वैल्यू हम लोगों के पास है, μ3 की वैल्यू आ रही है भाई -64 और μ2 जो है उसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 16 का हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे क्यूब। तो चलिए ये वैल्यूज अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं और किस तरीके से हम लोगों के यहाँ पे आंसर्स आ जाएंगे उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। अब ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कुल मिला के देखा जाए तो क्लियरली कट हो जाएगी एंड द आंसर दैट यू गेट इन दिस केस इज सिंपली नथिंग बट कितना आ रहा है, बस और बस 1 आ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का भी आंसर मेरे पास आ गया। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जो कि कौन है, कुर्तोसिस है, तो ये भी कोएफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस निकाल लेते हैं। चलो हेल्प करो, β2 फॉर्मूला याद है ना आपको, μ4 अपॉन μ2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। μ4 की वैल्यू मेरे पास है, μ4 का वैल्यू है 162 दोस्त, और उसके बाद μ2 का स्क्वायर यानी कि 16 का यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लियरली स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू देखेंगे तो मेरा जो आंसर यहाँ पे मेरे को दिखता है दैट कम्स आउट टू बी 0.632 के आसपास आ रहा है। पॉइंट कितना आ रहा है 632 के आसपास। अब इतनी सारी वैल्यूज आने के बाद मुझे बताइए अगर कमेंट ऑन द रिजल्ट करना होता तो क्या आप बोलते? आप ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू देखो, क्या ये 0 आई है? नहीं, इसका मतलब है जो ग्राफ है ना वो असिमेट्रिक है। दूसरी की इंपॉर्टेंट चीज, कोएफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस की β2 की वैल्यू देखो, क्या ये 3 से कम है? ऑफ कोर्स ये 3 से कम है, तो दिस इज नथिंग बट प्लैटिकुर्तिक, तो कर्व का जो नेचर है वो भी हम लोगों को पता चल चुका है। आई होप सो पूरा सम स्टार्ट टू एंड अगर आप देखोगे तो आपको पता चल चुका होगा सम को किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको मैथमेटिक्स 3 सच में डिफिकल्ट जा रहा है तो ये जो मोमेंट है ना ये आपको ब्लेसिंग्स है, ये आपकी लॉटरी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस सही से करो ना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में जब आऊँगा तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।